हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सचिन और एसडीके के इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो क्लास 10th का सबसे इजी और बेसिक चैप्टरों में से एक है। चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपको 2-3 चीज़ें क्लास 9th की रिवाइज होनी चाहिए, जैसे कि वैलेंसी, कि कौन से एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, प्लस आपको उससे फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। अगर ये आता है तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन को। देखिए भाई, चैप्टर का नाम जैसे कहा है केमिकल रिएक्शन, तो समझते हैं केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी पुराने वाले से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे सपोज करो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से कंबाइंड होके वाटर का फॉर्मेशन करती है। तो यहां पे जो कंबाइन हो रहे हैं वो कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? वाटर। ध्यान से देखोगे वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट से बिल्कुल ही अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही कंबशन को सपोर्ट करने वाले सब्सटेंस है, यही वाटर जो है कंबशन को सपोर्ट की बजाय अपोज करता है। ऐसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैसेस स्टेट में, पर इनसे मिलके जो वाटर फॉर्म हुआ वो लिक्विड स्टेट में है, विच मीन्स जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी पुराने वाले से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ठीक है, इसे आप ऐसे समझो। दूसरी बात, किसी भी केमिकल रिएक्शन में नए तरीके के एटम का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ पुराने बॉन्ड्स का ब्रेक होता है और नए बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे होते हैं। जैसे अभी आपने देखा था, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होकर H2O बनाते हैं। हुआ क्या होगा? हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, ऑक्सीजन के ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, और दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाया होगा? वाटर का फॉर्मेशन करा होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। विच मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, कोई नए एटम का फॉर्मेशन नहीं होता। इजी है। दूसरी बात, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो आप सब्सटेंस लेते हैं, इन सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट कहते हैं, और इन सब्सटेंस से मिलके जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इस न्यू प्रोडक्ट या इस न्यू सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये लाइन यही लिखी है कि the process in which two or more substances react to form new substance with different properties is called chemical reaction. In any chemical reaction, only rearrangement of atom take place. No new atom are formed. The reaction that take part in chemical reaction, ये जो substance जो participate कर रहे हैं chemical reaction में, इनको reactant कहते हैं, और जो new substance form हुआ है उसको product के नाम से जानते हैं। Easy है chemical reaction। चलिए, तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है मैग्नीशियम का। देखिए, मैग्नीशियम पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम जब भी एयर में बर्न होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जब फॉर्म होती है तो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन में आपको हिंट के साथ दे सकता है कि एक मेटल है, ऑक्सीजन से या किसी एयर की प्रेजेंस में बर्न हुआ और वाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करता है, तो आप समझ जाना कि वो कौन सा मेटल है, मैग्नीशियम है। दूसरी बात, मैग्नीशियम जब एयर में रहता है तो अपने आप ही वो नेचुरल ऑक्साइड बना लेता है। तो जब भी आप मैग्नीशियम को बर्न करने जाते हो तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से आप उसे रब करते हैं। वो रब इसलिए करा जाता है ताकि उस पे प्रेजेंट मेटल की या उस पे प्रेजेंट मैग्नीशियम की ऑक्साइड को क्या कर सको, रिमूव कर सको, और आपका कंबशन बहुत ईजिली हो सके। इसके लिए इक्वेशन पूछी जाती है, तो इक्वेशन याद रख लेना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन 2 है, 1 है, 2, मैग्नीशियम 2 है, 2। मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैस स्टेट में। इन दोनों से मिलकर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो भी सॉलिड होता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो भाई, केमिकल रिएक्शन याद रखना जरूरी नहीं है केमिकल्स के थ्रू ही हो या 2 सब्सटेंस आप रिएक्ट करा रहे हो तो ही हो। हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में, हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो रही होती है। जैसे आपकी मम्मा जो खाना बनाती है
वो कुकिंग ऑफ फूड भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि उस दौरान भी जो नया जो फूड बना है उसकी प्रॉपर्टी आप देखोगे रॉ फूड मटेरियल से या रॉ वेजिटेबल से बिल्कुल ही अलग हो रही होती है। एज इट इज़ जब आप किसी कैंडल को बर्न करते हो या पेपर को बर्न करते हो तो वो भी किस तरीके में आता है, केमिकल रिएक्शन में ही आता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। तो केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए आप 5 चीज़ें देख सकते हैं। इन पांचों में से हो सकता है कोई एक दिखाई दे कैरेक्टरिस्टिक्स, या एक से ज़्यादा भी दिखाई दे सकता है। तो अगला जो टॉपिक है वो यही है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन का पता कैसे चले कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन को पता करने के लिए आपके पास 5 चीज़ें हैं। पहला हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, रिएक्शन के दौरान कोई गैस इवॉल्व हो रही हो। सेकंड हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, किसी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन देख सकते हो। चेंज इन कलर, आपको देखा जाएगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई या कोई ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें सब्सटेंस का कलर चेंज हो गया, तो वो भी कहीं ना कहीं ये शो कर रहा होगा कि ये केमिकल रिएक्शन है। कि कभी कभी केमिकल रिएक्शन में के दौरान टेम्परेचर भी चेंज होता जाता है। और लास्ट, चेंज इन स्टेट। तो कोई आपसे पूछे कि केमिकल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो केमिकल रिएक्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, फॉर्मेशन ऑफ गैस या इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर। इजी है, एक एक करके समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके दौरान गैस इवॉल्व होती है, और ये गैस का इवॉल्व होना ही क्या शो कर रहा होता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जिंक है और जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा दी जाए एक्व स्टेट्स में, तो आप देखोगे एक सॉल्ट बनेगा जिंक सल्फाइड का, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होगी। तो ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ये क्या बता रही है, ये शो कर रही है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई एसिड है HCl, इसको रिएक्ट करा दिया आपने सोडियम कार्बोनेट से, तो इस दौरान सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होगी। तो इस रिएक्शन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, ये भी क्या शो कर रही है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एज इट इज, जो दूसरा है वो है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब समझ लो, इसमें सबसे पहला टर्म आता है प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट होता क्या है, तो सपोज करो आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है, एक में एक सॉल्यूशन है, दूसरे में कोई दूसरा सॉल्यूशन है, लेट अस नेम A और B। दोनों को आपने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो बेसिकली कंबाइन होने से, 2 सॉल्यूशन को मिक्स करने से एक तीसरा सॉल्यूशन बनना चाहिए। पर कभी कभी कुछ रिएक्शन में देखा गया है कि 2 सॉल्यूशन को कंबाइन करने से उस सॉल्यूशन के दौरान एक सॉलिड सेपरेट आउट हो जाता है। तो वो जो सॉलिड सेपरेट आउट हुआ है ना केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसी सॉलिड को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो कोई पूछे प्रेसिपिटेट क्या है, तो प्रेसिपिटेट इज द सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसके दौरान प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना भी ये शो कर रहा होता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो भाई एनसीईआरटी का कुछ एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए, उसे भी देख लीजिए। जैसे पहला रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच का। जब भी पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो लेड आयोडाइड बनाता है और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म करता है। इस दौरान जो लेड आयोडाइड बना है, ये येलो कलर का पीपीटी फॉर्मेशन के फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ऐसी है बैरियम क्लोराइड का, कि जब बैरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के दौरान ये बनाता है बैरियम सल्फेट और साथ में वाटर, बैरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस केस में भी ये जो बैरियम सल्फेट बनता है वो भी किस फॉर्म का है, वाइट प्रेसिपिटेट है। तो ये एग्जांपल थे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। देखिए, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो अपने कलर को चेंज करके बताते हैं कि या जिनका प्रेजेंस पता चलता है कलर के चेंज होने से। ठीक है, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल है, तो 2-3 लिख लेते हैं, लिखते लिखते ही समझ लेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट का।
पोटेशियम परमैंगनेट में जब आप सिट्रिक एसिड को मिलाते हो तो उस दौरान जो पर्पल कलर, देखिए सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो ये जिनके दौरान कलर्स का क्या देखा गया है, चेंज देखा गया है। एनसीईआरटी से रिलेटेड थोड़े बहुत एग्जांपल है, उसे समझ लो। जैसे पहला एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का सॉलिड होता है। आप इसमें क्या कर दो, सिट्रिक एसिड ऐड कर दो, आई मीन लेमन का जूस निचोड़ दो, सिट्रिक एसिड उसमें पाया जाता है। तो जैसे आप सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो पर्पल कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का वो किस में चेंज हो रहा होगा, कलरलेस हो रहा होगा। और ये कलरलेस का चेंज या कलरलेस में बदलना क्या बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एज इट इज़ अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फर डाइऑक्साइड गैस के थ्रू पास कराते हैं तो आप देखेंगे कि ऑरेंज कलर जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का था वो किस में चेंज हो रहा होगा, ग्रीन कलर में चेंज हो रहा होगा। एज इट इज़ अगर आपके पास ब्राउन कलर का कॉपर है, कॉपर को आपने बर्न कर दिया, बर्न करने से कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा और कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक। मीन्स जब भी आप बर्निंग ऑफ कॉपर करोगे वो ब्राउन कलर किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ब्लैक कलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा होगा। एज इट इज़ छोटा एग्जाम्पल है आयरन सल्फेट का। आयरन सल्फेट को जब भी हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो आयरन सल्फेट हीट होने के बाद आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का सब्सटेंस था वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो बताते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस का कलर चेंज हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन होगी। एज इट इज़ चौथा क्या है, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनकी होने की वजह से टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। अब टेम्परेचर में चेंज दो तरीके से आएगा, या तो टेम्परेचर राइज करेगा रिएक्शन के बाद या टेम्परेचर फॉल डाउन कर जाएगा। एग्जाम्पल दोनों के समझ लो। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्विकलाइम भी कहते हैं। क्विकलाइम को जब वाटर से रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसका दूसरा नाम स्लैग्ड लाइम है। ये जो स्लैग्ड लाइम का फॉर्मेशन है इस दौरान हीट रिलीज होती है, और हीट रिलीज होगी ना तो जिस बीकर में आपने ये रिएक्शन कराई होगी उस बीकर को फील करके देखना, वो बीकर थोड़ा सा गर्म हो चुका होगा। एज इट इज़ जब आप जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हो तो हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन के साथ जिंक सल्फेट बनता है, और इस दौरान भी क्या होती है, टेम्परेचर राइज हो रहा होता है, जिसका पता आपको चल जाएगा अगर आप बीकर को थोड़ा सा टच करके या फील करके देखोगे। ऐसे जरूरी नहीं है टेम्परेचर राइज हो, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर का फॉल भी देखा गया है। जैसे अमोनियम क्लोराइड को बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो बेरियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है, अमोनिया गैस रिलीज होती है, साथ में वाटर बनता है। इस रिएक्शन के दौरान जब बीकर को फील करा गया टच करके तो देखा गया कि जो बीकर है वो थोड़ा ठंडा सा हो गया था, विच मीन्स जो केमिकल रिएक्शन है इस दौरान हीट एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब की गई है। एज इट इज़ अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, ऐसी सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें सब्सटेंस के स्टेट का चेंज होके ये स्टेट ही चेंज हो जाती है, और ये स्टेट का चेंज होना भी क्या शो कर रहा होता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहला केस ये था आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से कंबाइंड होकर क्या बनाती है, वाटर। वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कैसे स्टेट में पाए जाते हैं, गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे अमोनिया गैस है, इसे आप हाइड्रोक्लोराइड गैस से पास आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड। और ये जो अमोनियम क्लोराइड बनेगा ये कौन सा होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। जैसे तीसरा एग्जांपल आपने देखा होगा कैंडल का, कैंडल वैक्स जब आप देखे होगे तो कैंडल वैक्स कैसी होती है, सॉलिड है ना। आप उसे क्या करते हो, बर्न करते हो। तो जब आप इस कैंडल वैक्स को बर्न करते हो तो कैंडल वैक्स से जो धुआं निकलता है वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस। और आपने देखा होगा वो वैक्स पिघल के मोम में बदल रही होती है, मीन्स वो क्या बन रहा है, वाटर। तो हम कह सकते हैं कि कैंडल जो कि सॉलिड था जब इसको बर्न करा तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और वाटर का फॉर्मेशन हुआ, जो कि स्टेट चेंज को बता रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कैरेक्टराइज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हाँ, तो अगला टॉपिक है आपका केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है, तो केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। उसमें इन्वॉल्व
सब्सटेंस के केमिकल फॉर्मूला की हेल्प से। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि कार्बन एयर से बर्न होना मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा होगा, ताकि क्या बना सके, कार्बन डाइऑक्साइड बना सके। तो आप इतनी लंबी रिएक्शन ना लिख के आप इसे सिंबल भी लिख सकते हैं कि कार्बन का सिंबल क्या होता है C, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। विच मीन्स ये जो आपने रिप्रेजेंट करा है ना केमिकल रिएक्शन को, किसकी हेल्प से, एलिमेंट्स या कंपाउंड जो इस रिएक्शन में है उनके सिंबल्स की हेल्प से, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो कोई पूछे केमिकल इक्वेशन क्या है, तो केमिकल इक्वेशन इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट। किसी केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबल और फॉर्मूलाज की हेल्प से उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसे शॉर्ट वे में कहे तो द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को छोटे तरीके से रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, दो। पहला रिएक्शन होता है केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन उन इक्वेशन को कहते हैं जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड क्या हो, बराबर हो। जैसे अगर आपसे एक रिएक्शन दे दी जाए, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्शन में क्या बनेगा, जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो बताओ नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हैं। जैसे जिंक है, जिंक रिएक्ट साइड कितना है, 1, प्रोडक्ट साइड भी कितना है, 1, मीन्स 1 अगर ऑक्सीजन को देखो तो रिएक्टेंट साइड कितना है, 4, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड कितना है, 4, विच मीन्स ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो 2, उस तरफ भी कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2। और ध्यान से देखो सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, मीन्स नंबर ऑफ एटम्स बोथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड अगर इक्वल हो तो उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ऐसे ही होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या ना हो, सेम ना हो। फॉर एग्जांपल आप देखो वाटर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर। इस रिएक्शन में देखोगे तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड 2 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड 1 है, विच मीन्स नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, कोई भी इक्वेशन क्या नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, कोई भी इक्वेशन अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस होना जरूरी है, किसको फॉलो करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो याद रखना कोई भी केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस नहीं होगी, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। और कोई पूछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, तो सबने पढ़ रखा है कि इट स्टेट दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना तो बढ़ता है ना ही घटता है, हाँ वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है। ये सिंपली गए तो मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। तो इस चीज़ को फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो अगले पार्ट में हम यही देखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। चलिए तो सीखते हैं बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को। देखिए भाई, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब है किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स को क्या करना, बराबर करना। अब नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करने के लिए आप दो चीज़ें ध्यान रखना। पहली चीज़ है कि नंबर ऑफ एटम्स को बराबर करने के लिए जो नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर यूजुअली मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड के फॉर्मूले के पहले लगेंगे, कभी बीच में नहीं लगेंगे। दूसरी चीज़, कभी भी किसी इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो तो 4 स्टेप में चलना।
कोशिश करना सबसे पहले आप उनमें से मेटल्स दिखें उनको बैलेंस करें, मेटल के बाद नॉन मेटल को बैलेंस करना, उसके बाद एक बार चेक कर लेना कि नॉन मेटल को बैलेंस करते समय मेटल बैलेंस अनबैलेंस तो नहीं हुआ। अच्छा, जब दोनों बैलेंस हो जाए उसके बाद आप ऑक्सीजन की तरफ बढ़ना और एट द एंड हाइड्रोजन। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप यही करना कि सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करना, मेटल को बैलेंस करने के बाद नॉन मेटल को, जब नॉन मेटल को बैलेंस करो उसके देख लेना कि मेटल अनबैलेंस ना हो, ठीक है। जब दोनों ही बैलेंस हो जाए उसके बाद ऑक्सीजन, देन आप हाइड्रोजन की तरफ चलना। दूसरी चीज़, कोशिश करना कि इक्वेशन में जो ऑड नंबर्स है उनको इवन बनाने की कोशिश करना। एग्जाम्पल में समझा देंगे जहाँ पे क्वेश्चन आएगा, बट अभी के लिए याद रखना कि जैसे कोई ऑड नंबर है उसको इवन बनाने की कोशिश करना, बैलेंस बहुत ईजी हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सीखते हुए या करते हुए सीखते हैं बैलेंस कैसे किए जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी तरफ है, मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और वाटर बना रहा है, आपको इसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देख लो इसमें मेटल कौन सा है, मेटल तो कोई है ही नहीं, तो बच्चा नॉन मेटल। नॉन मेटल में कौन है, कार्बन। यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे एक है, तो कार्बन तो बैलेंस है। देन कौन बचा, ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ पे कितना है, 2 और 1 3। तो कोई कहा था ना कि जहाँ पे आपको ऑड नंबर दिखे, जैसे ये 1 है, 1 ऑड नंबर है, इसको कोशिश करो क्या बनाने की, इवन बनाने की। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 और 2 कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन बैलेंस है नहीं, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन कितना है, 2 2 से 4, ऑक्सीजन कितना है, 2 और 2 4। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 4। तो ये इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। जैसे सेकंड की तरफ पढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम सल्फेट बनाता है। तो सबसे पहले आप देख लो मेटल कौन सा है, तो मेटल यहाँ पे दिख रहा है सोडियम। तो सबसे पहले किसे बैलेंस कर लो, सोडियम को। ध्यान से देखो यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2, इस तरफ सोडियम कितना है, 1, तो किस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ 2 की मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, जब ये हो जाए तो देखो सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 है, बैलेंस है। उसके बाद किस पे तरफ, कॉपर की तरफ। कॉपर यहाँ पे कितना है, 1, कॉपर यहाँ पे भी कितना है, 1, विच मीन्स ये भी क्या है, बैलेंस है। उसके बाद देखते हैं सल्फर की तरफ। सल्फर यहाँ पे कितना है, 1, इस तरफ भी सल्फर कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 4 और 2 6। यहाँ पे भी कितना है, 4 और 2 6, ये भी बैलेंस है। इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन क्या है आपकी, बैलेंस है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आयरन कितना है, 1, आयरन यहाँ पे कितना है, 3, कितने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से। अब देखो आयरन 3 हो गया, आयरन 3 हो गया। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन को, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4, यहाँ पे कितना है, 1, कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 से। तो क्या हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अच्छा, उसके बाद बढ़ते हैं हाइड्रोजन की तरफ। देखो 4 2 जा 8, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। अब एक बार इक्वेशन को वापस चेक कर लेते हैं, आयरन 3, ऑक्सीजन 4 1 जा 4 4, हाइड्रोजन 4 2 जा 8 8। तो ये इक्वेशन भी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है एज इट इज। अब देखते हैं हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोराइड के बनाएंगे। यहाँ पे देखो क्लोरीन कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 1, कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। हाइड्रोजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई अपने आप ही, तो ये भी क्या हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अगले बढ़ते हैं, सोडियम कितना है इस तरफ, 1, इस तरफ भी सोडियम कितना है, 1, इस तरफ वाटर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 1 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। तो सबसे पहले कौन अनबैलेंस है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। बताया था तरीका क्या, कि जहाँ पे आप ऑड नंबर देखो वहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो, इवन बनाने की कोशिश करो। सपोज करो ये 2 तो है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 2 4, तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से, तो हो गया 4। ऑक्सीजन देखो 2 1 जा 2, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 2 1 जा 2। सोडियम कितना हो गया, 2, यहाँ पे कितना है, 1, तो किससे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से। तो इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड। आई थिंक ये इक्वेशन गलत है, तो कोशिश करते हैं इसे भी बैलेंस करने की। देखिए क्या बताया था तरीका, कार्बन कितना है, 1 2, यहाँ पे कितना है, 1, कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो कार्बन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, ये तो ईजी पड़ गया। चलो अगले देखते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट KClO3 किस डिकम्पोज हुआ, किस में, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में।
यहाँ पे देखो पोटेशियम कितना है, एक, पोटेशियम कितना है, एक, क्लोरीन भी एक है, क्लोरीन भी कितना है, एक, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2। अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 2 से कितना हो गया 6। उससे पहले यहाँ इसे इवन बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। इसकी वजह से पोटेशियम क्लोराइड भी 2 गए, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो पोटेशियम भी 2 है, पोटेशियम भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, ऑक्सीजन 2 3 जा 6, ऑक्सीजन भी कितना है यहाँ पे 6। आगे बढ़े, देखिए आयरन सल्फेट डिकम्पोज हुआ, आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने में आपको इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले किसको बैलेंस कर लेते हैं, आयरन को कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आयरन कितना है 2, यहाँ पे आयरन कितना है 1, कितने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए सल्फर कितना है 1 2, सल्फर यहाँ पे भी कितना है 2 1 जा 2। बची बात किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 3 3 6 और 2 8, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 8, विच मीन्स ये इक्वेशन भी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। आगे बढ़ते हैं, देखिए लेड नाइट्रेट है, इसको आपने हीट करा, हीट करने से लेड ऑक्साइड बनी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई। आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले लेड देख लेते हैं, ये लेड कितना है 1, यहाँ पे भी लेड कितना है 1, बैलेंस है। देन ऑक्सीजन देख लेते हैं, नाइट्रोजन देख लेते हैं, नाइट्रोजन 1 है, 2 1 से 2, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 3 2 जो 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 2 4, यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे लेड क्या हो गया, अनबैलेंस, तो पीबी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो इससे होगा क्या, देखो 2, पीबी कितना 2, नाइट्रोजन देखो 2 1 से 2 और 2 और 2 4, इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। अच्छा 4 से मल्टीप्लाई करने पे नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, क्या लेड तो अनबैलेंस नहीं हुआ, नहीं, वो भी सही है। 2 पीबी 2 बीबी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 4 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, चेक कर लेते हैं 2 4 2 जा 8, 8 और 2 10 और 2 12, मतलब ये भी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। अगले बढ़े, ये तो बहुत ईजी है, एल्यूमिनियम 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन कितना है 3, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 2 से कितना हो गया 6, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दो Al 2 2Al, ऑक्सीजन 6 है ना, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दो 2 से। इसकी वजह से एल्यूमिनियम कितना हो गया 2 और 2 4, तो एक काम करो यहाँ पे आप इसे कितने कर लो 2 से जगह 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये क्वेश्चन भी क्या हो गई है, बैलेंस। एक बार फिर ध्यान से सुनना, क्या करा 2 एल्यूमिनियम थे, पहले 2 लगा लिए, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे ऑड था, ऑड को इवन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। एल्यूमिनियम इसकी वजह से क्या हो गया, अनबैलेंस, अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए कितना कर दिया 2 2 जा 4, 4 एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं किसकी तरफ, ठीक है। कार्बन वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाया, ग्लूकोज C6H12O ग्लूकोज, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई, ऑक्सीजन गैस। तो एक बार इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने का तरीका क्या बताया, एक बार चेक कर लो नॉन मेटल को। कार्बन कितना है 6, यहाँ पे कितना है 1, कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, कार्बन बैलेंस है। फिर देख लो और हाइड्रोजन को देख लो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 12, और कितने अगर मैं यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 2 से 12 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बचा क्या, ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो 6 2 से 12, 6 1 जा 6, मतलब टोटल कितने हैं 18। यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे कितने हैं 2, अगर मैं ऐसे कितना कर दूँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 2 जा 12 और 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, विच मीन्स ये इक्वेशन भी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो होप कि इतने सारे क्वेश्चन करके आपको क्वेश्चन बैलेंस करना आ गया हो या इक्वेशन बैलेंस करना आ गया हो, अगर नहीं आया तो आप बता देना। चलिए होप कि आपको समझ आया होगा, अगर समझ आया तो ये कुछ क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करना और इन क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करना। एक तो ये वाला क्वेश्चन है और एक ये वाले क्वेश्चन है, इनको ट्राई करने की कोशिश करना, अगर होते हैं ठीक, नहीं होते तो हम कर देंगे। चलिए होप कि आपने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। इसका नाम है हाउ टू मेक अ इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, कि किसी भी इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो किसी भी इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव 5 चीज़ों से बनाया जा सकता है। सबसे पहला, आप उस इक्वेशन में
उन सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट बता सकते हैं। सेकंड, आप बता सकते हैं कि रिएक्शन के दौरान जो हीट प्रोड्यूस हुई है या हीट एब्जॉर्ब हुई है उसको भी इंडिकेट करके बता सकते हैं। तीसरा, आप कंडीशंस को बता सकते हैं कि रिएक्शन किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे हो रहा है या नहीं, ताकि जो रिएक्शन है वो इजीली प्रोसीड कर सके। ठीक है। चौथा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं पीपीटी वर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन। अगर किसी रिएक्शन में या रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उस दौरान आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पीपीटी इस्तेमाल। और चौथा सबसे लास्ट, पांचवा सबसे लास्ट, कि अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है ना तो आप बेसिकली उसको ऐसे एरो के थ्रू दिखा सकते हैं। एट द सेम वे अगर कोई पीपीटी फॉर्म हो रहा है ना तो पीपीटी ना लिखना चाहो तो आप ऐसे सब्सटेंस के सामने डाउनवर्ड एरो दिखा देना, जो कि क्या शो करता है कि केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, फिजिकल स्टेट चार होते हैं। पहला होता है सॉलिड स्टेट, सॉलिड है तो एस, लिक्विड हो तो एल, गैसेस स्टेट हो तो जी, और एक चौथा स्टेट आता है एक्वस सॉल्यूशन। देखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जब कोई सब्सटेंस पानी में सिर्फ डिसॉल्व हो, पानी के साथ रिएक्ट ना करा हो, तो ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो आप इस तरीके से फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करके बता सकते हैं कि रिएक्शन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन। दूसरा, आप बता सकते हैं हीट चेंज को। तो देखिए भाई, किसी भी रिएक्शन में हीट जो है दो तरीके से चेंज होगी, या तो रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होगी, या फिर किसी रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी किसी रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही किसी रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। तीसरी बात, कभी भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना तो उसमें प्लस हीट हो गया, प्लस एनर्जी हो गया, प्लस लाइट हो गया, एक्सेट्रा, ये सारी किस तरफ दिखाते हैं, इन प्रोडक्ट साइड दिखाते हैं। किस तरफ दिखाते हैं, प्रोडक्ट साइड। एज इट इज, कभी भी किसी रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है ना तो उसमें प्लस हीट हो गया, या प्लस लाइट हो गया, या प्लस एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, एक्सेट्रा, ये सारे आप किस तरफ दिखाते हैं, रिएक्टेंट की तरफ दिखाते हैं। ठीक है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि कुछ केसेस जान लो, जैसे जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं उनमें से 99% केसेस एक्सोथर्मिक के ही होते हैं। तो कभी भी आप देखो कि किसी भी रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो उस दौरान ज्यादातर केसेस में हीट रिलीज होगी। सेकंड, आप किसी भी फ्यूल को बर्न कर रहे हो तो फ्यूल को बर्न करना या कंबशन, तो इस दौरान भी क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो किसी भी चीज को जला रहे हो या किसी भी फ्यूल को बर्न कर रहे हो तो वो किसका एग्जांपल होगा, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल होगा। तीसरा एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, आपका होता है किसका, रेस्पिरेशन। तो देखिए, रेस्पिरेशन जो है वो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लिया जाता है। अब कोई पूछे रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों माना जाता है, तो आपको पता है जो हम फूड खाते हैं वो फूड फाइनली कहाँ एब्जॉर्ब होता है, सेल्स में। अब हम क्या करते हैं, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सेल तक जाता है और सेल में प्रेजेंट फूड को ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है, साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी का रिलीज हो रहा है, और एनर्जी रिलीज होना मतलब कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसलिए कोई पूछे कि बताओ रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इस दौरान ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। और आपको याद हो तो एनर्जी प्लस एनर्जी जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड हो तो समझो कि वो कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एज द सेम वे, अगर मैं पूछूं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल बताओ, तो याद रखना, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे वो सारे किस में आएंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आएंगे। एज इट इज, जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है, कौन सा, फोटोसिंथेसिस,
तो फोटोसिंथेसिस को क्या कंसीडर करा जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन कंसीडर करा जाता है। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, और खुद किसकी हेल्प से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, क्लोरोफिल उनके पास खुद होता ही है। और ये कौन सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं? सनलाइट एनर्जी। विच मीन्स ये कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं? लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना। तो बिकॉज ये लाइट एनर्जी की इस्तेमाल से अपना खाना बनाते हैं, C6H12O6 सिंपल ग्लूकोज, और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। विच मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एज द सेम वे अभी आपको बताया था कि जितने कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे वो सारे क्या होंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कुछ को छोड़ के। तो कुछ में एक आता है ये नाइट्रोजन का केस। किसका केस? नाइट्रोजन गैस जब भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी? एमोनिया। और इस एमोनिया के फॉर्मेशन में जनरली याद रखना ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हीट चेंज समझ आ गया होगा। चलिए, तो तीसरी कंडीशन क्या बताई? टू मेक द, हम क्या बना सकते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को शो करके भी बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, उसे और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब वो फिजिकल कंडीशन क्या हो सकती है? तो वो फिजिकल कंडीशन हो सकती है प्रेजेंस ऑफ हीट, कि आपने किसी रिएक्शन को कराया और रिएक्शन में आपने क्या दिया? कोई स्पेसिफिक हीट दिया है, तो आपका हीट हो गया। और हीट को किससे दिखाते हैं? डेल्टा टी से। ठीक है, दूसरा होता है कैटलिस्ट। देखो होता क्या है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करता, उसकी बजाय वो रिएक्शन में आने से रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। तो कोई पूछे व्हाट इज कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। ठीक है, या तो वो रिएक्शन को बढ़ा देगा या फिर रिएक्शन की स्पीड को घटा देगा। तो कैटलिस्ट भी दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट जिनके एंट्री से रिएक्शन रेट बढ़ जाए, और नेगेटिव कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट जिनके एंट्री से रिएक्शन का रेट मींस स्पीड क्या हो जाए? कम हो जाए। तो याद रखना, जो सेकंड है कंडीशन वो क्या होती है? कैटलिस्ट का प्रेजेंस होना। अच्छा, थर्ड होता है स्पेसिफिक टेम्परेचर। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसको करने के लिए आप एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रखते हैं, तो वो टेम्परेचर मेंटेन करना या बताना भी जरूरी है। और चौथा होता है प्रेशर, स्पेसिफिक प्रेशर। कभी कभी रिएक्शन को हम कराने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करते हैं, तो वो प्रेशर भी दिखाना जरूरी होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस पूरी इक्वेशन में ये सारी जितनी भी आपने चीजें देखी ना, ये सारी चीजें आप कहाँ पे शो करोगे? या तो एरो के ऊपर या रिएक्शन में एरो के नीचे शो करते हैं जनरली फिजिकल कंडीशंस को। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जांपल एनसीईआरटी में 3 है, तो तीनों को एक एक करके समझते हैं। देखिए भाई, पहले एग्जांपल से समझते हैं हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। तो जब भी आप पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हो तो हीट करके आपको पोटेशियम क्लोराइड मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। जब भी आप इसे हीट करोगे ना, तो हीट करने के लिए एक तो डेल्टा साइन सिखा दिया, प्लस जब भी आप इसे हीट करोगे तो आप देखोगे आप इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल करोगे, मैग्नीज ऑक्साइड का, जिससे ये हीटिंग प्रोसेस क्या हो जाए? थोड़ा स्पीड बढ़ जाए। ठीक है, तो पहले केस में आपको याद रखना है, जब भी आप पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हो तो किसके प्रेजेंस में हीट करते हो? मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करते हो। मींस मैग्नीज ऑक्साइड और डेल्टा, ये दोनों क्या है? फिजिकल कंडीशंस हैं। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है किसका? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथेनॉल का। तो पूछा जाता है कि बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस से कंबाइंड करके मिथेनॉल बनाना है, तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन और टेम्परेचर पे ही ये चीजें हो रही होती है। तो उसको भी जान लो। जैसे अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करके मिथेनॉल बनाना चाहते हो, तो इस केस में एक तो टेम्परेचर का ध्यान रखना होगा 300 डिग्री सेल्सियस। इस दौरान जो प्रेशर रखते हैं वो 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। तो याद रखना कि जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथेनॉल करोगे तो उस दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को कितने डिग्री सेल्सियस पे? 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है। कितने प्रेशर के साथ? 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। किसके प्रेजेंस में? जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, ऐसी तीसरा एग्जांपल आप जानते ही हो, फोटोसिंथेसिस। ये तो पढ़े रखा है सबने। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। किसके हेल्प से? सनलाइट और क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, किसके हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। तो आपको पता चल गया कि क्लोरोफिल होना भी जरूरी है, विच मीन्स क्लोरोफिल क्या हो गया? एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। प्लस आपको दूसरा क्या पता चला? सनलाइट होना भी जरूरी। तो इसमें
या इस रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल और सनलाइट किसकी तरह काम करेंगे, एक फिजिकल कंडीशन की तरह इस्तेमाल करेंगे जिसका होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई चीज नहीं हुई तो ये रिएक्शन फर्दर स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए हमारे पास इतना ही है। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को और इसके एग्जाम्पल से हम चैप्टर को खत्म करेंगे। तो थैंक यू सो मच।